गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम स्टार्ट किया था, है ना। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम स्टार्ट करने से पहले नर्स ऊष्मा प्रमेय, नर्स हीट थ्योरम को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, उससे ऊष्मागतिकी का थर्ड लॉ पढ़ने से पहले नर्स ऊष्मा प्रमेय को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो नर्स ऊष्मा प्रमेय क्या था कि जीरो केल्विन ताप पर आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन उपयोगी कार्य डेल्टा जी के बराबर और एंट्रोपी के शून्य होती है। जीरो केल्विन ताप पर आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन उपयोगी कार्य के बराबर होती है और एंट्रोपी परिवर्तन की क्या होती है, शून्य होती है। तो था नर्स प्रमेय, क्या था, ऊष्मा प्रमेय, नर्स हीट थ्योरम क्या था। देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अब डेल्टा एच की वैल्यू अपन क्या रखेंगे, माइनस डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, ये हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, हम क्या करेंगे, डेल्टा एस की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, ये माइनस में है और ये की वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, अब डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या है, डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट, ये है डेल्टा एच की वैल्यू। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या कहा था अपन ने, ये इक्वेशन कौन सी है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है। ठीक है, ये कौन सा समीकरण है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है। ठीक है, ओके, ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो नर्स ऊष्मा प्रमेय किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है, ये जो नर्स ऊष्मा प्रमेय है, नर्स हीट थ्योरम जो है वो किस पर बेस्ड है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन with decrease in temperature del delta g upon del t at constant p will also decrease। ठीक है, तो अगर हम टी को क्या है, यहाँ पे ताप में कमी के साथ ये जो घटक है डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, ये भी घटेगा। ताप में कमी हो रही है तो ताप में कमी के साथ ये भी घटता है, जिससे क्या होता है, डेल्टा एच जो है, ये जो डेल्टा एच है वो डेल्टा जी की ओर अग्रसर होता है, डेल्टा एच जो है वो डेल्टा जी की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, टी को क्या कर दिया, जीरो केल्विन कर दिया, टी को हम क्या कर देंगे, जीरो केल्विन कर देंगे। तो टी जीरो केल्विन करने पर ये पूरा घटक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। टी को जीरो केल्विन करने पर ये पूरा घटक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो अब डेल्टा जी के बराबर क्या बचा, डेल्टा एच बचा, है ना। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आया, डेल्टा एच, जब टी क्या है, जीरो केल्विन है, जब टी क्या है, जीरो केल्विन है। ठीक है, तो अतः नर्स हीट थ्योरम या नर्स ऊष्मा प्रमेय क्या आया कि जीरो केल्विन ताप पर आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन उपयोगी कार्य, डेल्टा जी क्या है, उपयोगी कार्य है, क्या है, उपयोगी कार्य। तो जीरो केल्विन ताप पर आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन उपयोगी कार्य के तो क्या है, बराबर है, उपयोगी कार्य के क्या है, बराबर है। और एंट्रोपी परिवर्तन, ये डेल्टा एस जो है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, डेल्टा एस की ही वैल्यू है ना, ये वैल्यू किसकी है, डेल्टा एस की वैल्यू है। ठीक है, तो जीरो केल्विन ताप, ताप हम क्या कर देंगे, जीरो केल्विन कर देंगे, तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। ताप को जीरो करने पर डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो केल्विन ताप पर डेल्टा एच उपयोगी कार्य के बराबर और एंट्रोपी परिवर्तन के क्या होता है, शून्य होता है। यही नर्स ऊष्मा प्रमेय है, यही क्या है, नर्स ऊष्मा प्रमेय है। ठीक है, अब नर्स ऊष्मा प्रमेय के आधार पर दो
कथन दिए गए जिन्हें ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के कथन कहा जाता है। नॉन ऊष्मा प्रमेय के आधार पर 2 कथन दिए गए जिसे ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के कथन कहा जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉल्स हीट थ्योरम। तो कौन कौन से स्टेटमेंट है नॉल्स ऊष्मा प्रमेय के आधार पर ऊष्मागतिकी तृतीय नियम के कौन कौन से कथन है? एक तो प्लांक का कथन है, ठीक है, एक इसका कथन है प्लांक का कथन, प्लांक स्टेटमेंट। दूसरा कौन सा है? दूसरा है रेंडल लुईस रेंडल कथन। दूसरा कौन सा है? लुईस रेंडल कथन, लुईस रेंडल स्टेटमेंट, लुईस रेंडल कथन या लुईस रेंडल स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये प्लांक कथन या प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है? प्लांक स्टेटमेंट कहता है कि परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। परम शून्य ताप क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। परम शून्य ताप पर शुद्ध ठोसों या द्रवों की एंट्रोपी क्या होती है? शून्य होती है। परम शून्य ताप पर शुद्ध ठोसों या द्रवों की एंट्रोपी शून्य होती है। तो प्लांक का कथन क्या कहता है? परम शून्य ताप, परम शून्य ताप क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। परम शून्य ताप पर शुद्ध ठोसों या द्रवों की एंट्रोपी क्या होती है? शून्य होती है। परम शून्य ताप क्या है? जीरो केल्विन टेम्परेचर है। परम शून्य ताप क्या है? जीरो केल्विन टेम्परेचर है। परम शून्य ताप को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? जीरो केल्विन। ठीक है, तो जीरो केल्विन टेम्परेचर पर शुद्ध ठोसों या द्रवों की एंट्रोपी क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, तो डेल्टा एस लिमिट लगा दी, लिमिट टी से बड़ा टी, टी से जीरो इज इक्वल टू क्या है? जीरो। ठीक है, तो जीरो केल्विन ताप पर या परम शून्य ताप पर शुद्ध ठोसों या द्रवों की एंट्रोपी क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, तो डेल्टा एस लिमिट लगा दी टी से जीरो इज इक्वल टू क्या है? जीरो। ठीक है, अब लुईस रेंडल कथन क्या कहता है कि शुद्ध क्रिस्टलीय ठोसों की, शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस यानी कि प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस की जीरो केल्विन पर एंट्रोपी क्या होती है? शून्य होती है। शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस की, शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस की जीरो केल्विन पर एंट्रोपी क्या होती है? शून्य होती है। एंट्रोपी क्या होती है? शून्य यानी कि जीरो होती है। शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस की जीरो केल्विन पर एंट्रोपी क्या होती है? शून्य होती है। ये है लुईस रेंडल स्टेटमेंट या कथन। ठीक है, अब ये तो ऊष्मागतिकी के दो कथन थे। ठीक है, ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के ये 2 कथन थे नॉल्स ऊष्मा प्रमेय के आधार पर। अब देखो जो उपयुक्त जो नॉल्स प्रमेय था, नॉल्स प्रमेय और इन 2 कथन के आधार पर, नॉल्स प्रमेय और इन कथनों के आधार पर ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम परम शून्य ताप पर है ना, एंट्रोपी परिवर्तन क्या होती है? शून्य होती है। तो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम परम एंट्रोपी को दर्शाता है, परम एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी को दर्शाता है। ठीक है, तो उपयुक्त नॉल्स ऊष्मा प्रमेय तथा कथनों के आधार पर ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम पदार्थ की परम एंट्रोपी को दर्शाता है, पदार्थ की परम एंट्रोपी को दर्शाता है। इन तीनों से, नॉल्स ऊष्मा प्रमेय और इन 2 कथनों से क्या निष्कर्ष निकला? एक प्रमेय था नॉल्स ऊष्मा प्रमेय और इन 2 कथनों से, ऊष्मागतिकी इन 2 कथनों से क्या निष्कर्ष निकला कि ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम
परम पदार्थ की परम एंट्रोपी को दर्शाता है, पदार्थ की परम एंट्रोपी को दर्शाता है। ठीक है, अब देखो क्योंकि एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है, क्योंकि एंट्रोपी चेंजेस क्या होता है, एंट्रोपी डेल्टा एच, एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एच इजिकल टू क्या होता है, डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है ना। एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है, डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है। ठीक है, तो अब देखो स्थिर दाब पर, ये हमने एंट्रोपी परिवर्तन में पढ़ा था, ठीक है, कि स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर एट कांस्टेंट प्रेशर उत्क्रमणीय प्रक्रम की, उत्क्रमणीय प्रक्रम में अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा, अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा डेल क्यू रिवर्सिबल जो है वो किसके बराबर होती है, डी एच के बराबर होती है। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर उत्क्रमणीय प्रक्रम में, रिवर्सिबल प्रोसेस में अवशोषित, एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ऊष्मा डेल क्यू किसके बराबर होती है, डेल क्यू रिवर्सिबल किसके बराबर होती है, डी एच के बराबर होती है। स्थिर दाब पर उत्क्रमणीय प्रक्रम में अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा डेल क्यू रिवर्सिबल डी एच के बराबर होती है, डी एच के बराबर होती है। स्थिर दाब पर उत्क्रमणीय प्रक्रम में अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा डेल क्यू रिवर्सिबल डी एच के बराबर होती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये डेल क्यू रिवर्सिबल का जो वैल्यू है ये डी एच, वो हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल की जगह अपन ने क्या रख दिया, डी एच अपॉन में क्या है, टी। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आया, डी एच अपॉन टी। अब किरचॉफ इक्वेशन से, किरचॉफ समीकरण से, किरचॉफ समीकरण से क्या होता है, किरचॉफ समीकरण क्या थी, किरचॉफ समीकरण या किरचॉफ इक्वेशन क्या थी, डेल्टा एच, अपन पढ़ चुके हैं ना किरचॉफ इक्वेशन, ठीक है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, सीपी इंटू डी। ठीक है, तो किरचॉफ इक्वेशन से डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी इंटू डी होता है। किरचॉफ समीकरण क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी इंटू डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा एच या डी एच की जो वैल्यू आई है, ये जो डी एच की जो वैल्यू आई है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पुट करने से क्या आता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डी एच की वैल्यू क्या रखेंगे, सीपी इंटू डी टी अपॉन में क्या है, टी है, तो डी टी अपॉन टी। ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आया, सीपी इंटू डी टी अपॉन टी। अब हम क्या करेंगे, इसका, इस इक्वेशन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, T1 और T2 के रेस्पेक्ट में। तो अब हम इस इक्वेशन का ताप T1 व T2 के मध्य क्या करेंगे, इक्वेशन सॉरी समाकलन करेंगे। ठीक है, इस समीकरण का ताप T1 व T2 के मध्य समाकलन करने पर ये जो डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी इंटू डी टी अपॉन टी है, इसका क्या करेंगे, इस समीकरण का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है, T1 व T2 के मध्य, ताप T1 और T2 के मध्य क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। जब एंट्रोपी परिवर्तन क्या हो, S1 से S2 हो। ठीक है, तो S1 से S2 डेल्टा S इज इक्वल टू सीपी समाकलन T1 से T2, ठीक है, सीपी इंटू डी टी अपॉन। ठीक है, तो इसका समाकलन करने पर क्या आता है, ये क्या होगा, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू क्या होगा, सीपी कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, सीपी क्या है, कांस्टेंट है, और dt अपॉन dt का क्या होगा समाकलन, ln t2 अपॉन t1, ln t2 अपॉन t1। तो इस इक्वेशन का समाकलन या इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CP ln T2 अपॉन T1। ठीक है, या S2 माइनस S1 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको लॉग में चेंज कर लिया तो 2.303 एंड CP log T2 अपॉन T1। ठीक है, n क्या है,
मोलों की संख्या, n क्या है, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या है। और यहाँ पे T2 इज ग्रेटर देन क्या है, T1, T2 इज ग्रेटर देन T1 है। तो डेल्टा एस क्या आया, डेल्टा एस इज इक्वल, इसको क्या बोल सकते हैं, S2 माइनस S1 क्या है, डेल्टा एस ही है। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आया, 2.303 एन सीपी लॉग T2 अपॉन T1, ठीक है। तो ये था ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब अनुप्रयोग देखते हैं इसके, ऊष्मा गतिकी के तृतीय नियम के अनुप्रयोग देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या है ऊष्मा गतिकी के तृतीय नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस क्या है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो देखते हैं हम। तो इसकी पहली एप्लीकेशन ये है, इसकी पहली एप्लीकेशन या अनुप्रयोग ये है कि ऊष्मा गतिकी के तृतीय नियम से परम एंट्रोपी का मान ज्ञात किया जा सकता है। ऊष्मा गतिकी के तृतीय नियम से परम एंट्रोपी का मान ज्ञात किया जा सकता है। एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। परम एंट्रोपी from the third law of thermodynamics we can find out absolute entropy। ऊष्मा गतिकी के तृतीय नियम से परम एंट्रोपी का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो अब हम मानते हैं कि यदि प्रक्रम 0 केल्विन से T तक ताप परिवर्तन दर्शाता है, यदि प्रोसेस 0 केल्विन से T तक ताप परिवर्तन दर्शाता है, 0 केल्विन से T तक ताप परिवर्तन दर्शाता है, यदि प्रक्रम 0 केल्विन से T तक ताप में परिवर्तन दर्शाता है, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो गया, T, और T1 क्या हो गया, T1 इज इक्वल टू हो गया 0 केल्विन। ठीक है, यदि प्रक्रम 0 केल्विन से T तक ताप परिवर्तन दर्शाता है, तो T1 क्या हो गया 0 केल्विन और T2 क्या हो गया T। ठीक है, तो वो जो इक्वेशन आई थी अपने जस्ट ऊपर जो अपन ने किया था सॉल्व, वो जो इक्वेशन आई थी क्या थी, S2 माइनस S1 क्या थी, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 2.303 एन सीपी लॉग T2 अपॉन T1, ये इक्वेशन आई थी अपने पास। ठीक है, इस इक्वेशन को लगा लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ही लगा लेते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, तो ये जो अपने जस्ट ऊपर क्या इक्वेशन आई थी, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 2.303 एन सीपी लॉग T2 अपॉन T1। ठीक है, ये इक्वेशन थी। तो इस इक्वेशन समीकरण 1 से T1 क्या है 0 केल्विन है और T2 क्या है T है। ठीक है, तो देखो ST माइनस S0 इज इक्वल टू 2.303 एन Cp, T2 की वैल्यू क्या है T है और T1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो क्या आएगा log T आ जाएगा। ठीक है, T1 की वैल्यू क्या है 0 है ना, तो क्या आया log T आया। तो ये जो इक्वेशन आई है, ठीक है, अब देखो S0 0 केल्विन पर क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है 0 होती है। 0 केल्विन पर नॉन ऊष्मा प्रमेय क्या कहता है कि 0 केल्विन पर एंट्रोपी क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है S0 है। ठीक है, S0 क्या होगा 0 होगा। ठीक है, 0 केल्विन पर एंट्रोपी क्या होगी 0 होगी, तो S0 इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो अपने पास क्या आया, 0 केल्विन पर एंट्रोपी 0 होती है, तो S0 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो क्या बचा अपने पास ST इज इक्वल टू 2.303 एन सीपी लॉग T, एन सीपी लॉग T। ये जो इक्वेशन आई है इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 2।
ये जो इक्वेशन है वो पदार्थ की परम एंट्रोपी को प्रदर्शित करता है या शो करता है। ठीक है, पदार्थ की परम एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी को शो करता है। ये जो इक्वेशन है वो पदार्थ की परम एंट्रोपी को शो करता है। अतः ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से परम एंट्रोपी का मान ज्ञात किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से परम एंट्रोपी का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब दूसरी इसकी एप्लीकेशन ये है, दूसरी इसकी एप्लीकेशन है दूसरी इसकी एप्लीकेशन ये है कि ताप में परिवर्तन के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से ताप में परिवर्तन के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है जब अवस्था में परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, जब अवस्था परिवर्तन न हो, अवस्था परिवर्तन न हो। ठीक है, तो ताप में परिवर्तन के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है बाय द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो क्या आता है एंट्रोपी में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन के साथ डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NCP log T2 अपॉन T। ठीक है, ये ताप में परिवर्तन के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन को, ये जो इक्वेशन है वो ताप में परिवर्तन के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, शो करता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सेकेंड एप्लीकेशन हो गई। थर्ड इसकी एप्लीकेशन ये है कि अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी ज्ञात कर सकते हैं, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी ज्ञात कर सकते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी किससे शो करते हैं, डेल्टा एच, अवस्था परिवर्तन यानी कि स्टेट, चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो उसकी चेंज इन स्टेट के लिए एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी चेंज कैसे दर्शाएंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी सी, डेल्टा एच अपॉन टी सी। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में ये जो टेम्परेचर T है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, तो स्थिर रहने से क्या होता है, यहाँ पे क्या है T2 और T1 और T2 है, अलग अलग टेम्परेचर है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ताप में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, ताप में परिवर्तन क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है, T होगा, तो डेल्टा एच इजिकल टू क्या आया, डेल्टा एच अपॉन टी। तो अवस्था परिवर्तन ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एंट्रोपी परिवर्तन इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए एप्लीकेशन, हो गए 3 एप्लीकेशन है ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुप्रयोग, 3 अनुप्रयोग थे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। टाइम कितना बचा है उस हिसाब से, 7 मिनट पड़े अभी तक। ठीक है, तो देखो, जल का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड से, जल का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने पर होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जल का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने पर होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात कीजिए।
एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या है, जल का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने पर होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग टेम्परेचर है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है ना, ताप में परिवर्तन दर्शा रहा है। तो ताप में परिवर्तन दर्शाने का इक्वेशन क्या थी, देखो क्या है, H2O लिक्विड है, यहाँ पे H2O। ठीक है, तो H2O का ताप कितना, 27 डिग्री से कितने करना है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना है। ठीक है, 27 डिग्री H2O का ताप, जल का ताप जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, तो T1 क्या आ गया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, T1 क्या आ गया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको केल्विन में चेंज करेंगे, तो केल्विन में चेंज करने पर क्या आएगा, 27 + 2 73, कितना आता है, 27 + 2 73, 300 केल्विन। ठीक है, और ये क्या है, T2 हो गया, T2 कितना है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको भी केल्विन में चेंज किया, 90 + 273, कितना आया, 363, कितना आया, 363 केल्विन, 363 केल्विन। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको इक्वेशन में पुट करना है। तो इक्वेशन क्या थी, डेल्टा एच इज इक्वल टू 2.303 एससीपी लॉग T2 कितना है, 363 है, तो 363 अपॉन T1 कितना है, 300 है। तो ये आ गया एंट्रोपी परिवर्तन, कि जल का ताप 27 डिग्री से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने पर होने वाला ये क्या है, एंट्रोपी परिवर्तन है। ठीक है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आया, 2.303 एससीपी लॉग 363 अपॉन 300। ठीक है, और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।